गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता का अर्थ ये हुआ कि कौन सा परमाणु यानी कि एटम या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से कितनी जल्दी बंधुता करता है। बंधुता यानी स्नेह करता है, यानी कि अपने में इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है। ये देखो, अपन जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे वो लास्ट टॉपिक था अपना आयनन एंथैल्पी। क्या था? आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, यानी कि वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी। इट मीन्स वहाँ पे क्या था कि आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन अपने को लूज करना था, निकालना था। यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एटम के यानी कि कोई उदासीन एटम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ये उल्टा है। आयनन एंथैल्पी में अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देते थे, और यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। हो सकता है ऐड करने के चक्कर से अपने को इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिल भी जाए या एनर्जी देने की ज़रूरत भी ना पड़े, हो सकता है। बट हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो यानी कि हमको ऊर्जा मिलेगी। ये हमेशा के लिए मतलब नहीं है। बट उदासीन परमाणु के केस में, अक्रिय गैस के अलावा और परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने पर वो ऊर्जा दे सकते हैं, है ना। लेकिन ये 100% सही नहीं है कि हाँ हम इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे ही किसी भी परमाणु को तो अपने को एनर्जी मिले ही नहीं, ज़रूरी नहीं है। बात इसको समझो। बट उससे ऐसे समझ लो उसका विपरीत है ये। वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालते थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, उसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो इसमें क्या सिस्टम होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है, इससे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। पहली बात ये नोट कर लो। इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है तो ऊर्जा मुक्त क्या होगी? तो ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यानी कि यहाँ पे उल्टा हो गया। अपने जो पिछला टॉपिक पढ़े थे वो क्या था? आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। वहाँ पे क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती थी। भाई किसी के भी आउटर मोस्ट सेल से, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे। तो हो सकता, अब देखो आपको समझाते हैं कि इसका सिस्टम क्या है। जैसे आपको पता है कि अपन ने कई चीज़ें में ऐसे लगा रखा है, जैसे आपको अभी Na+ वाला सिस्टम बताया, वो रफ हो गया था। ये अपन बना लेते हैं इसके केस में। जैसे अभी आपको समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। ये 2 ऐड सिस्टम है जो कि ज़्यादा स्थायी है, और ये क्या था? 2 ऐट 1, यानी कि ये आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये कम स्थायी है, जबकि ये क्या है? ज़्यादा स्थायी है। क्या है ये ज़्यादा स्थायी है। क्यों ज़्यादा स्थायी है? क्योंकि इसका बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा हो गया, ऑक्टेंट कंप्लीट है। इसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं। तो ये इसकी ऊर्जा क्या थी? जो कम स्थायी होता है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्या होती है? इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, और इसकी ऊर्जा क्या थी? कम थी। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, दूसरी चीज़ जो इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को समझना है, उसमें क्या करना है। जैसे कि मान लो आपका Cl है, ठीक है। इसको हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे Cl- बन गया। अब आप Cl को देखो, 2, 8 और 7, इधर क्या हो गया? 2, 8 और 8। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो 2, 8, 7 लिखते हैं, क्योंकि इसके 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन को हम इसी प्रकार लिखेंगे, 2, 8, 7। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, Cl- बन गया, ऋणायन बन गया। वहाँ पे धनायन बनते थे, यहाँ पे ऋणायन बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब देखो इसका सिस्टम कैसा हो गया? 2, 8, 8, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, यानी कि स्थायी। और जो स्थायी होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है? उसकी ऊर्जा कम होती है। यानी कि इसकी ऊर्जा क्या थी? ज़्यादा। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन देने से ऊर्जा क्या हो गई? कम। यानी कि ये ऊर्जा को रिलीज करेगा। क्या करेगा? ये ऊर्जा देगा। इट मीन्स ये ऊर्जा को देता है। आयनन एंथैल्पी में उदासीन परमाणु को ऊर्जा देनी पड़ती थी, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालते थे। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये स्थायी बनेगा,
तो ये स्थायी नहीं था, उससे पहले ऊर्जा ज़्यादा थी, तो वो ऊर्जा अपने को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इट मीन्स ये यहाँ पे सिस्टम है, इसको रिपीट करना, वापस से लिखना है, इसको ऐसे कैसे पूरा लिखना है, बहुत शॉर्ट मैटर है। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। दूसरा नाम है गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ये ऊर्जा देता भी है तो कभी कभी ऊर्जा देनी भी पड़ सकती है, कभी कभी ये ऊष्मा शोषी ऊष्मा सेपी भी हो सकता है, ये भी आएंगे आपके। ये तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अब ये उदासीन परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, उदासीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देंगे, ऋणायन बनेगा, ऊर्जा मुक्त होगी, और मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जैसे कि ये इसको अपन ने, ये कोई उदासीन परमाणु, जैसे मैंने अभी आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया, और हम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये क्लोरीन ऋणायन बनाया है ना, साथ में ये जो एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी क्या है, मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है ना। अब देखो क्या है इसका केस आगे, इसको आवर्त और ग्रुप, यानी कि आपका पीरियड और ग्रुप के अकॉर्डिंग भी इसको पढ़ लेते हैं। क्या सिस्टम है इसका? एक ही आवर्त में, देखो आवर्त का मतलब है यहाँ पे पीरियड, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होने एवं प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में अनियमितता भी पाई जाती है, क्योंकि अपन जानते हैं एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में अनियमितता, यानी कि जरूरी नहीं होती सीक्वेंस, यानी कि ऊपर से नीचे एक लगातार आकार बढ़ेगा ही। आपको डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है, ये जो वर्ग वाला सिस्टम है वो 1 से 3 तक ही होता है, चौथे वर्ग से प्रॉब्लम आ जाती है। फिर लेंथेनाइड संकुचन लेंथेनाइड तत्वों के कारण होता है, वो भी बताएंगे आगे। तो ध्यान रखना, ये भी आयनन एंथैल्पी की तरह ही है, बाएं से दाएं जाने पर इसका भी मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि आकार धीरे धीरे क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता जाता है। अब हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होगा, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, तो उस तत्व की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता बढ़ती है। यानी कि एक तो मान लो कोई आपका सोडियम ही है ना, और एक आपका क्लोरीन ही है, दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो कौन अच्छे से खींचेगा, किसकी इलेक्ट्रॉन बंद होता है, कौन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्नेह करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार करेगा। सोडियम तो चाहता है बेचारा मैं तो इलेक्ट्रॉन दे दूं, लेकिन क्लोरीन चाहता है मैं ले लूं, ये तो देना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। इट मीन्स जो भी है, अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता की कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन से बंधुता कौन करना चाहता है, क्लोरीन करना चाहता है। यानी कि एक ही आवर्त में, एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने की प्रवृत्ति बढ़ती है तत्वों की। ठीक है, और जबकि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है या एक अनियमितता शो करती है। आगे बात समझ में? हाँ, अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं कुछ, ये देखो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से मैटर उतारेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होता है। ठीक है, बात समझा दी है कि इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब ये बता रखा आपको कल से कि गैसेज स्टेट जो भी आपका न्यूट्रल एटम है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एंड द, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और वो एनर्जी रिलीज करेगा, ये रिलीज एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कहलाती है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। इट इज़ वैल्यू इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ से उतारेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, ये सब बता रखा है। डिपेंड किस पे करता है, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एनाइन बनेगा, फ्री एनर्जी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कहलाती है। अब बात कर रहे हैं अपन ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्राफ सम टाइम इरेगुलरिटी, मतलब एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं है, अनियमितता है, कैन बी फॉर्म द इन एटॉमिक साइज। ठीक है, तो ये यहाँ से नोट्स। एक और छोटा सा टॉपिक बच रहा है, विद्युत ऋणता। ये भी आगे जाके बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। विद्युत ऋणता बहुत काम आती है। ये विद्युत ऋणता का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी एक बॉन्ड होता है, सहसंयोजक यौगिकों में बॉन्ड होता है। जैसे कोई भी दो परमाणु है, चाहे जैसे कि आपका HCl ही है, अब H और Cl के बीच में एक बॉन्ड होता है,
क्या होता है, H और Cl के बीच में एक बॉन्ड होता है, ठीक है, ये एक बॉन्ड होता है, इसको अपन सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। और आपको पता है कोई भी बॉन्ड बने, कोई भी बॉन्ड XYZ, वो सब 2 इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं। बॉन्ड क्या बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं, और इसको इसलिए सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब अगर ये दोनों परमाणु असमान हैं, मतलब ये सिमिलर नहीं है। अब आपको पता है ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये दोनों परमाणु अलग अलग है, मतलब इनकी अलग अलग नेचर है, इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की नेचर अलग अलग है। तो जिस एटम का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करने का जो गुण है, यानी कि अपनी ओर आकर्षण करने की प्रॉपर्टी, अब ये मानते हैं कि दोनों परमाणु, जैसे मान लो कोई चीज़ 2 के बीच में है, अब कौन खींचेगा उसको, अगर दोनों बराबर के तो 50-50 करेंगे, और किसी में ज़्यादा ताकत है तो वो खींच ले जाएगा, है ना, खींच ले जाएगा। अब वही सिस्टम यहाँ पे है, ये दोनों असमान परमाणु हैं यहाँ पे, जिसका गुण है, यानी कि जो इस सहसंयोजक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्शन कर लेगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ खींच लेगा अपनी ओर, तो वो क्या होगा, वो ऋणी हो जाएगा। ऋणी हो जाएगा मतलब उसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, यानी कि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 में से एक तो क्लोरीन का भी है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और ले गया ये साथ में, किसका, हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे कोई भी सहसंयोजक बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की प्रवृत्ति है, उस गुण को ही हम यहाँ पे विद्युत ऋणता के नाम से जानते हैं। उस गुण को ही किस नाम से जानेंगे अपन, विद्युत ऋणता के नाम से जानेंगे। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया, ये जो बॉन्ड था वो सहसंयोजक बॉन्ड था, भले ही ये ध्रुवीय पोलर बॉन्ड हो, बट ये सहसंयोजक बॉन्ड था, ठीक है। यानी कि विद्युत ऋणता में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सहसंयोजक यौगिकों में 2 असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे कि अब आपका मैंने बता दिया कि कोई सहसंयोजक यौगिक है, उसके बीच में कोई रासायनिक बॉन्ड बना हुआ है। अब उन दोनों परमाणुओं में से जो उस बॉन्ड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, ठीक है, तो इस प्रकार से अपन उस चीज़ को विद्युत ऋणता कहते हैं। तत्वों की ये एक सापेक्ष प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अब आगे देखो, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होते जाने के कारण, भाई एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने का गुण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने का गुण बढ़ता है। एटम छोटा होता है तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिक आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो विद्युत ऋणता है वो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी, इसका मान बढ़ता है, और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण करने की क्षमता घट जाती है। यानी कि सीधी सी बात है, इसके केस में अपन 2 ही बात अच्छे से जानते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, आकार कम होता है, तो विद्युत ऋणता क्या होगी, क्या होगा, आकार कम, पर विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, आकार बड़ा होता है, लेकिन बड़े आकार पर इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल हो जाता है ना, छोटे आकार की तुलना में। तो अपने क्या समझा और क्या सीखा, सिर्फ परमाणु आकार या आयनिक त्रिज्या ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, क्या होती है, घटती है, और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अब जो तीनों गुण पढ़े हो ना वो सब उल्टे हैं, क्योंकि ये सब आकार से रिलेटेड है, आकार के आधार पर इनका प्रभावी नाभिक आवेश देखा जाता है। यानी अब क्या कहना है कि आकार तो बाएं से दाएं जाने पर एक आवर्त में घटता है और एक वर्ग में बढ़ता है, लेकिन उसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता,
सब एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती हैं, और उसका रीज़न भी यही है कि आकार घटता है, आकार कम होता है और प्रभावी नाभिक आवेश ज़्यादा होता है। तीनों का एक ही आंसर है, आकार के आधार पर तीनों का एक ही आंसर है सेम, और वर्ग में भी एक ही आंसर है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, प्रभावी नाभिक आवेश कम होता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, विद्युत ऋणता का मान कम होता है। बस एक साथ कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दें। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अभी आपको सब बताया कि इन एक कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे जैसे आपको एक्सेल का एग्जांपल दिया, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड था, यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड था। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन ऑफ केमिकल बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन टू डिफरेंस एटम बाय एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी कि दो जो आपके डिफरेंट एटम है, यानी कि H और Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, अब इनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड है, इस केमिकल बॉन्ड को जिस एटम की मतलब कि उसको अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी है उस बॉन्ड को, तो वो अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। दिस इज रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं अपन इनको ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीज। ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप atomic size increase, so value of electronegativity decrease. The most electronegativity element is fluorine. ध्यान दो, देखो आपके सामने में फिर से बात बता दूँ, अगर अपन एक वर्ग में और एक पीरियड में, यानी कि लेफ्ट टू राइट बात करते हैं, एटॉमिक साइज ही हमेशा डिक्रीज होती है। बाकी तीनों प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सब बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न तीनों का सेम है, आंसर तीनों का सेम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती हैं। रीज़न क्या देंगे कि यहाँ पे साइज छोटी होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी वैल्यू बढ़ती है। और ग्रुप का फंडा भी उल्टा है, यहाँ पे अप टू डाउन मूव करते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। सो क्या रीज़न था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम। यहाँ से कोई अन्य परमाणु यहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करे, अट्रैक्शन करे, वो टेंडेंसी भी क्या हो गई? कम हो गई, यानी कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। यानी कि अगर आकार बढ़ता है तो ये तीनों प्रॉपर्टी कम होती हैं, और आकार कम होता है यानी कि साइज कम होती है तो तीनों प्रॉपर्टी बढ़ती हैं, और साइज बढ़ती है तो तीनों प्रॉपर्टी घटती हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ऑफ फ्लोरीन, जिसकी सबसे ज़्यादा होती है दुनिया में, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो फ्लोरीन ही एक ऐसा परमाणु है जिसके ऊपर कभी प्लस चार्ज नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, ये हर किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सबसे ज़्यादा इसकी है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो ये आपके केस में ये याद करने योग्य बातें, नोट्स आप यहीं से प्रिपेयर करोगे, आपको एक्स्ट्रा कोई मैटर नहीं दिया जाएगा आज के केस में। तो आपने पीरियोडिक इसके अंदर विद्युत ऋणता के बारे में जान गए कि ऊपर से नीचे क्या फर्क पड़ता है। लास्ट में ध्यान देना, सर्वाधिक विद्युत ऋणता किस तत्व की होती है? फ्लोरीन की होती है, 4.0, वैसे इसकी कोई यूनिट नहीं है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन की, 3.5। सेकंड नंबर पे किसकी विद्युत ऋणता होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड में, सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। और द्वितीय नंबर पे कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो ये नोट्स ऐसे कैसे प्रिपेयर करने, बहुत शॉर्ट मैटर है, इसको आराम से आप रियलाइज होके पढ़ें इसको। ठीक है, और फिर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछे। थैंक यू। इसके बाद अगले पार्ट में चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ है, आपको पता है। ठीक है।